सभी को हमारा नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति में किस तरह से संतुलन स्थापित होता है, अर्थात सामान्य मूल्य सिद्धांत के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि संतुलन मूल्य पर मांग और पूर्ति इन दोनों में परिवर्तन होने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि जो संतुलन मूल्य जिसका हमने पिछले लेक्चर वीडियो में बात किया था, संतुलन मूल्य जो है वह वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति इन दोनों सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। और जो संतुलन मूल्य होता है उस पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होती हैं। किंतु वस्तु की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने पर जो प्रारंभिक संतुलन होता है या प्रारंभिक संतुलन कीमत होती है, मूल्य होता है, वह अस्थिर हो जाता है, वह संतुलित नहीं रहता है और पूर्ति या मांग इनमें परिवर्तन होने पर एक नया संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो मांग और पूर्ति इन दोनों में परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव मूल्य पर पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि वस्तु की मांग का सामान्य मूल्य पर या संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और वस्तु की पूर्ति का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन दोनों में परिवर्तन, मांग और पूर्ति, इन दोनों में यदि परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है सामान्य संतुलन मूल्य पर। जैसे कि हमने आपको इस स्लाइड में ये तीनों पॉइंट दिखाया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग में परिवर्तन होने पर इसका प्रभाव संतुलन मूल्य पर क्या पड़ता है, और नंबर टू, पूर्ति में परिवर्तन होने पर संतुलन मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और नंबर थर्ड समझेंगे हम कि मांग एवं पूर्ति इन दोनों में यदि परिवर्तन होता है तो संतुलन मूल्य जो है वो किस तरह से प्रभावित होता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वस्तु की मांग में परिवर्तन होने पर जो संतुलित मूल्य होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। किसी वस्तु की जो मांग होती है उसमें कई कारणों से या कई तत्वों के कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जनसंख्या में कमी या वृद्धि हो गई हो तो मांग में परिवर्तन होगा। उपभोक्ता की फैशन, रुचि, आय, आदत, उसकी पसंदगी, इसमें परिवर्तन हुआ हो तो वस्तु की मांग प्रभावित होगी। साथ ही स्थानापन्न वस्तुएं की कीमतों में भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। साथ ही बाजार में यदि कोई नई वस्तु बिकने के लिए आ गई है जो कि प्रारंभिक जो वस्तु थी उसकी कॉम्पिटिटर है तो उसका प्रभाव भी वस्तु की मांग पर पड़ता है। साथ ही जो सरकार की करारोपण की जो नीति होती है, टैक्स पॉलिसी होती है, उसमें परिवर्तन होने पर भी मांग जो है परिवर्तित होती है। तो यदि परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में यदि अन्य बातें समान रहें, जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको ये कुछ बातें बताई, ये बातें यदि समान रहे यानी स्थिर रहे, तब परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग में वृद्धि होने पर वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मांग में कमी होने पर वस्तु का मूल्य भी घट जाता है। क्योंकि यदि मांग में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य बढ़ेगा, और इसी तरह से यदि मांग में कमी होगी तो वस्तु का मूल्य भी घटेगा। यहाँ पर हम इस स्लाइड में मांग में परिवर्तन का प्रभाव समझेंगे कि मांग में परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर ये डी डी ये प्रारंभिक
मांग वक्र है और एस एस ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों ही वक्र डी डी और एस एस ये दोनों ही वक्र एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिंदु ई जो है संतुलन बिंदु है, जहाँ पर ओ पी ये संतुलित कीमत है ओ पी और ओ एम संतुलित मात्रा है। अब यदि मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है, तो कीमत बढ़ने पर सॉरी मान लीजिए कि ये मांग बढ़ती है, प्रारंभिक मांग डी डी से बढ़कर डी वन होती है। मांग बढ़ेगी तो ये वक्र ये डी डी वक्र जो है ऊपर की ओर खींचेगा। तो नया वक्र जो है, नया मांग वक्र डी वन होगा। अब ये डी वन मांग वक्र देखिए इस एस एस पूर्ति वक्र को कहाँ पर बिंदु ई वन पर काट रहा है। इसका मतलब ये है कि अब संतुलन बिंदु कौन सा होगा, ई वन होगा। अब यहाँ पर कीमत बढ़कर कितनी हो जाएगी, ओपी 1 हो जाएगी। कब हुई, जबकि मांग में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि मांग में वृद्धि होने पर मांग में कितनी वृद्धि हो रही है, ओ एम 1, अर्थात मांग में वृद्धि होने पर कीमत में भी वृद्धि होती है। इसकी विपरीत स्थिति भी हो सकती है कि मान लीजिए कि जो प्रारंभिक डी डी कर्व है ये घटता है, अर्थात मांग में कमी होती है। तो मांग में कमी होने पर ये डी डी कर्व जो है नीचे की ओर खिसकेगा और डी टू हो जाएगा। अब ये डी टू ये मांग वक्र एस एस पूर्ति वक्र को बिंदु ई टू पर काट रहा है। इसका मतलब है कि अब संतुलन बिंदु जो होगा वह ई टू होगा, जहां पर मात्रा जो है वो कितनी होगी, ओ एम 2 होगी और कीमत कितनी होगी, ओ पी 2 होगी। इसका मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग में वृद्धि होने पर कीमत में भी वृद्धि होती है और मांग में कमी होने पर कीमत में भी कमी होती है। अब हम समझते हैं पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव मूल्य पर किस तरह से पड़ेगा। तो पूर्ति में परिवर्तन भी जो है, किसी वस्तु की जो पूर्ति होती है उसमें भी परिवर्तन कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी कीमत चेंज हो गई हो, उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन हो गया हो, या जो उत्पादक है उन्होंने नव प्रवर्तन को अपना लिया हो, उसके कारण भी पूर्ति चेंज हो सकती है। साथ ही सरकार की जो राजस्व नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, उसमें परिवर्तन होने पर भी पूर्ति परिवर्तित होती है। साथ ही जो जैसे कृषि क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, तो वो मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार भी इनकी पूर्ति परिवर्तित होती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी वस्तु की पूर्ति जो है कितने कारणों से प्रभावित हो सकती है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अन्य बातें समान रहने पर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर वस्तु की कीमत घट जाती है तथा वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी वस्तु की पूर्ति वस्तु की पूर्ति यदि बढ़ती है तो जो प्राइस होगी ये कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि सप्लाई जो है, पूर्ति यदि कम होती है, किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो वहाँ पर कीमत जो है बढ़ जाएगी। ये हम सब जानते हैं कि भई यदि किसी वस्तु की पूर्ति मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत जो है कम हो जाएगी और यदि पूर्ति कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूर्ति में जो परिवर्तन का प्रभाव है मूल्य पर, ये विपरीत पड़ता है। जबकि मांग का प्रभाव हमने देखा था, तो मांग का प्रभाव सीधा पड़ रहा था।
अब पूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को और ओ वाई एक्सिस पर कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर डी डी ये प्रारंभिक मांग वक्र है और एस एस ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों ही एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रहे हैं, अर्थात बिंदु ई संतुलन बिंदु है, जहाँ पर वस्तु की ओ एम मात्रा की पूर्ति की जा रही है। ओ एम मात्रा संतुलित मात्रा है और संतुलित कीमत जो है वह ओ पी है। अब मान लीजिए कि वस्तु की जो सप्लाई है उसकी पूर्ति जो है वह बढ़ जाती है। पूर्ति बढ़कर ओ एम 1 हो जाती है। तब इस पूर्ति का प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कीमत ओ पी पहले थी वह घटकर ओ पी 1 हो जाएगी। यानी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी कीमत कम हो जाती है। यदि पूर्ति बढ़ेगी तो ये जो एस एस प्रारंभिक वक्र है ये नीचे की ओर खिसक कर, दाहिनी ओर नीचे की ओर खिसक कर एस वन बनेगा। अब संतुलन बिंदु कौन सा होगा? ई वन होगा, जहाँ पर पूर्ति की मात्रा होगी ओ एम वन और कीमत होगी ओ पी वन। यानी पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत में कमी हो जाती है। अब इसकी विपरीत स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए कि पूर्ति में कमी होती है, तो पूर्ति में कमी होने पर ये जो एस एस कर्व है ये कर्व ऊपर की ओर बाएं तरफ खिसकेगा और नया कर्व बनेगा एस टू एस टू। अब यहाँ पर ये एस टू एस टू ये डी डी कर्व को बिंदु ई टू पर काट रहा है, इसलिए अब नया संतुलन बिंदु कौन सा होगा? ई टू होगा, जहाँ पर वस्तु की पूर्ति होगी ओ एम टू और वस्तु की कीमत होगी ओ पी टू। यानी वस्तु की पूर्ति कम होने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ति का प्रभाव कीमत में किस तरह से पड़ता है? विपरीत दिशा में पड़ता है। यदि पूर्ति बढ़ती है तो कीमत घटती है और यदि पूर्ति घटती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। इस तरह से पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव जो है वस्तु की कीमत पर विपरीत दिशा में पड़ता है। अब देखिए, इस डायग्राम में हम समझते हैं कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, यदि इन दोनों में परिवर्तन होता है तो जो संतुलन मूल्य है, जो साम्य मूल्य है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मांग और पूर्ति इन दोनों में जो परिवर्तन होता है वह यदि एक समानुपात में होता है, यानी जिस अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन होता है उसी समान अनुपात में मांग में भी परिवर्तन होता है, तो जो संतुलन मूल्य होता है उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि देखिए, इस डायग्राम को हम देखते हैं। ये फर्स्ट वाला डायग्राम को देखिए, फिर हम सेकंड वाले डायग्राम को समझेंगे। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, ये ओ एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को दर्शाया हमने। यहाँ पर डी डी ये प्रारंभिक मांग वक्र है और एस एस ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे काट रहे हैं, अर्थात ई बिंदु संतुलन बिंदु है, जहाँ पर कीमत जो है ओ पी है और वस्तु की जो मात्रा है वह कितनी है? ओ एम है। ये संतुलित मात्रा है, जहाँ पर पूर्ति और मांग ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों ओ एम के बराबर हैं। अब मान लीजिए कि मांग बढ़कर डी वन हो जाती है ये, तो मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा, डी डैश हो जाएगा ये वाला, और उसी समान अनुपात में पूर्ति भी बढ़ती है। तो पूर्ति बढ़ेगी तो ये वाला वक्र जो है ये दाएं और नीचे की ओर खिसक कर एस वन हो गया। यानी मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है और पूर्ति में वृद्धि हो रही है। इन दोनों में जो वृद्धि हो रही है एक समान अनुपात में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो नया संतुलन बिंदु स्थापित हो रहा है वह कौन सा? ई वन हो रहा है, क्योंकि डी वन ये वाला वक्र और एस वन ये वाला वक्र ये दोनों ई बिंदु पर काट रहे हैं।
इसलिए नया संतुलन बिंदु जो स्थापित होगा वह कौन-सा होगा? ई1 होगा। अब ई1 बिंदु पर हम देखें तो यहाँ पर कीमत ओपी ही है और वस्तु की जो मात्रा है माँग और पूर्ति ये दोनों ओएम1 है, दोनों ओएम1 है। इसका मतलब ये हुआ कि माँग और पूर्ति इन दोनों में यदि एक समानुपात में वृद्धि होती है तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत ओपी ही रहेगी जो कि पूर्ववत है। अब इसी तरह से हम इस डायग्राम को बी वाले डायग्राम को समझते हैं। जिस ए वाले डायग्राम में हमने ये समझा था कि माँग में भी वृद्धि हो रही है और पूर्ति में वृद्धि हो रही है। दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। तब जो कीमत है वह पूर्ववत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब दूसरे वाले डायग्राम में बी वाले डायग्राम में हम समझते हैं कि माँग और पूर्ति इन दोनों में कमी होती है। यदि इन दोनों में समान अनुपात में कमी होती है तो संतुलन मूल्य प्रभावित नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को और ओ वाई एक्सिस पे कीमत को दर्शाया हमने। यहाँ पर डी डी जो है ये प्रारंभिक मांग वक्र है और एस एस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ई संतुलन बिंदु जो है ये प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। यहाँ पर ओ एम ये संतुलित मात्रा है और ओ पी संतुलित कीमत है। अब मान लीजिए कि मांग घटकर डी वन होती है और पूर्ति भी घटकर एस वन होती है। यानी मांग और पूर्ति इन दोनों में समान अनुपात में कमी होती है। तब नया संतुलन बिंदु ई1 स्थापित होगा जहां पर संतुलित मात्रा यानी मांग और पूर्ति इन दोनों की मात्रा कितनी है? OM1 है। तब भी कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कीमत पूर्ववत है, ओपी ही है। यानी ई बिंदु पर भी ओपी है और ई1 बिंदु पर भी ओपी ही है। तो इस तरह से मांग और पूर्ति इन दोनों में यदि समान अनुपात में कमी होती है तब भी संतुलन मूल्य जो है ये प्रभावित नहीं होता है। तो संतुलन मूल्य कब प्रभावित होता है? जब मांग और पूर्ति इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा हो वह एक समान अनुपात में ना होकर असमान अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो। असमान का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मांग में और पूर्ति में इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वह एक समान अनुपात में नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मांग में वृद्धि हो रही है 5% की और पूर्ति में वृद्धि हो रही है 10%। तो यहाँ पर संतुलन मूल्य प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ पर मांग जो है कम मांग में कम वृद्धि हो रही है और पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो चूँकि पूर्ति में वृद्धि ज़्यादा होने के कारण सभी को हमारा नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति में किस तरह से संतुलन स्थापित होता है, अर्थात सामान्य मूल्य सिद्धांत के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि संतुलन मूल्य पर मांग और पूर्ति इन दोनों में परिवर्तन होने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि जो संतुलन मूल्य जिसका हमने पिछले लेक्चर वीडियो में बात किया था, संतुलन मूल्य जो है वह